आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे मैथ्स में टॉपिक वाइज सब कुछ करने वाले हैं। दैट इज किस टॉपिक को कब करेंगे, किस तरह से हम सिलेबस को लेके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम पर्टिकुलरली आज बात करेंगे। तो ये एक तरह का हमारा प्लानिंग है कि किस तरह से हम कौन सा टॉपिक कब हमें करना है और कब मैं उस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि कैलकुलस कराने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और इस तरह की बातें कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका कंसर्न है क्योंकि उन्हें वो टॉपिक करना होगा, उनके लिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वो कह रहे होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से मैं कौन सा टॉपिक कब करवाने वाला हूँ, ठीक है, और क्यों करवाने वाला हूँ, क्यों इस तरह से मैं करवा रहा हूँ, इसके बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक तरह का हमारा मैथमेटिक्स का प्लानर होने वाला है, तो इसको आप सब एक बार समझ लीजिए। चलिए, अब जो हम अभी करेंटली कर रहे हैं, करेंटली हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, राइट, ये हम अभी कर रहे हैं। अलजेब्रा में अभी हमें बहुत कुछ करना है क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथ्स का बहुत बड़ा सेक्शन है। ट्रिगोनोमेट्री हमने अभी ऑलमोस्ट 50% करके रख लिया है और 50% हमें करना है, मे बी मोर देन 50% हमने कर लिया है। तो अब ये दोनों टॉपिक हम क्यों अभी कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वाई नॉट कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, वाई दिस? अब देखिए, अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है मैथ्स का जिसको अगर आप नहीं करिएगा तो आपको लगभग सारे अदर टॉपिक्स में दिक्कत होगी। अलजेब्रा एक तरह से बेस है, अगर इस लेयर को हम नहीं कर रहे हैं ना तो फिर हमें इसके ऊपर जो भी लेयर्स है मैथमेटिक्स के वहां पे दिक्कत होगी। इसीलिए अलजेब्रा सबसे पहले करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि हम अलजेब्रा नहीं करते हैं और हमने कैलकुलस को शुरू कर दिया और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है जो ऑब्वियसली आपको पता होगी आपके जूनियर क्लासेस से, 10th से या 9th से। सपोज करिए कि मैंने कैलकुलस का कोई प्रॉब्लम जेईई एडवांस का या इस तरह के किसी कंपटीशन का उठाया और आपको बताना शुरू कर दिया। अब वहां पे आपके पास एक ऐसा इनइक्वालिटी आता है जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे चीज़ों का यूज़ है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ है। अब वो टेक्निक्स आपको पता ही नहीं है तो फिर आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं अलजेब्रा में, जैसे नंबर थ्योरी। फिलहाल हमारा एक अलजेब्रा का पोर्शन हम उसको मान के चल रहे हैं, तो नंबर थ्योरी से आगे बहुत कुछ होगा किसी सेक्शन में। अगर आपको नंबर थ्योरी की थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है और वो जाके आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बनाने लगे तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसी तरह बाकी बहुत सारे टॉपिक्स है अलजेब्रा में, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम या फिर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो वो सब जानना जरूरी है। एग्जाम्पल लॉगरिदम। अब कैलकुलस हम करेंगे तो वहां पे लॉगरिदम्स का इतना ज़्यादा यूज़ है, इतना ज़्यादा यूज़ है कि आपको लॉगरिदम जानना जरूरी होगा। और अगर आप नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ बेसिक्स लॉगरिदम का जान के फॉर्मूला वगैरह याद करके वहाँ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम आएगा, जैसे जेईई एडवांस वगैरह का या किसी अच्छे ओलंपियाड्स का, वहाँ पे आप फंस जाएंगे क्योंकि आपको लॉगरिदम का वो जानकारी नहीं होगा जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलजेब्रा को हमें करने से पता चल जाएगा। इसीलिए अलजेब्रा सबसे पहले करना जरूरी है। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव सिलेक्टेड अलजेब्रा टू स्टार्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरी चीज ट्रिगोनोमेट्री क्यों? अब ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा के साथ मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप आगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे, आप आगे कैलकुलस पढ़ेंगे, इन दोनों सेक्शंस में, और आगे 3 डायमेंशनल जियोमेट्री पढ़ेंगे। उन लगभग सारे जगहों पे, उन सारे टॉपिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। तो हाउ कैन यू मिस दिस? इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री
और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ और मैं आज बात करूँगा इस अंत में आज, कि बहुत सारे 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो कंसर्न्ड हैं कि 11th का सिलेबस मैं करवाऊँ, उसके बारे में मैं आज स्पेशली बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा अंत में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। तो ये अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री, राइट। इसका कारण ये है कि लगभग जितना टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे ना, उन सारे टॉपिक्स में इन दोनों का यूज होगा आपको। इसीलिए जब हम कर रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स को, तो क्यों नहीं अभी ही खत्म कर देते हैं इसको। एक बार ही तो करना है खत्म पूरी तरह से, तो इसको खत्म कर देते हैं जितना एटलीस्ट हमारे सिलेबस में है अभी के लेवल में। इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक से मैंने शुरुआत करी है। अब हम आते हैं वेक्टर्स, कि वेक्टर्स अभी मैं अचानक से क्यों मैंने स्टार्ट कर दिया। उसका एक कारण ये है कि वेक्टर्स आपके फिजिक्स में आपको यूज में आएगा, और वेक्टर्स आप कर सकते हैं। वेक्टर्स में उतना कुछ नहीं है, वेक्टर्स करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी चाहिए, जितनी जानकारी चाहिए ऑलमोस्ट उतना मैंने आपको करा दिया है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें अभी करानी बाकी है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स है, उसके बाद आपको मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स है, जो कि हम नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में करेंगे। तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं डेफिनेटली, बट आपने बहुत कुछ ट्रिगोनोमेट्री में देख लिया है, राइट। तो इसीलिए वेक्टर्स करवाने का ये मेरा मोटिव था। अब वेक्टर्स आपको थोड़ा सा तो मुझे बताना ही था, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कराने वाला हूँ, और मैं तब तक उस टॉपिक को आपको नहीं बताना चाहता हूँ जब तक उसकी आपको थोड़ी सी भी जानकारी ना हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा वेक्टर जानना था, क्योंकि आर्गन डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा वेक्टर्स की जानकारी होनी ज़रूरी थी। तो वो जानकारी आपको वेक्टर एडिशन वगैरह से भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मुझे अचानक से ये लगा कि वेक्टर्स आप समझ सकते हैं, वेक्टर्स अभी का जो वेक्टर्स है उतना कुछ नहीं है, क्योंकि कर्ल डाइवर्जेंस ये सब कुछ तो आपको अभी करना है नहीं। तो वेक्टर्स में जितना कुछ आपको करना है वो जब हम वेक्टर्स कर ही रहे हैं तो उसको खत्म कर देते हैं। 7-8 क्लास मोस्टली लगेगा, जिसमें कि हमने 5 क्लास कर लिया, और 2 क्लास हार्डली लगेगा वेक्टर्स को कंप्लीट करने में। तो वेक्टर्स हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेक्टर्स हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। ट्रिगोनोमेट्री भी हमारा खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, इसमें भी ज़्यादा क्लास नहीं अब करना होगा। हाँ, अलजेब्रा में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना है अलजेब्रा में। अलजेब्रा और कैलकुलस 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि टाइम टेकिंग है। अब अलजेब्रा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अलजेब्रा कैलकुलस से भी ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है मैथ्स में, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का यूज अलजेब्रा में नहीं है, बट अलजेब्रा का यूज तो ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। Algebra is a topic without which you can't do any mathematics. इसीलिए अलजेब्रा में थोड़ा टाइम देना जरूरी है। अब वेक्टर्स हमारा खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा चलता रहेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा है जैसा मैंने कहा, और जब कर ही रहे तो उसको ठीक से करेंगे, आधा अधूरा तो छोड़ना नहीं है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि सितंबर 1 या 2 वीक से हम लोग शुरू कर देंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चलिए, हमने शुरू कर दिया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्यों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस समय तक ट्रिगोनोमेट्री में हम लगभग 75-70% सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। कुछ चीज़ें बची हुई होंगी, वो हम ट्रिगोनोमेट्री में इसके साथ साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मान के चलिए कि 1st वीक ऑफ सितंबर और 2nd वीक हार्डली, उस समय तक हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री शुरू कर देंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मान के चलिए कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे पूरा खत्म करने में, अच्छे से खत्म करने में। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम टाइम है, किसी को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने सही है समय, क्योंकि हम सारा कुछ डिटेल में करेंगे। और आपने देखा होगा, इवन मैं जब ट्रिगोनोमेट्री भी आपको बताता हूँ तो मैं सारे प्रूफ्स के साथ बताता हूँ। और मेरा मानना है कि जो प्रूफ आपको अभी जरूरी है करना है, वो आपको करना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री उतना डिटेल में मुझे ज़रूरत नहीं थी आपको बताने की, उतना डिटेल में आपको ट्रिगोनोमेट्री बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन
अगर उस डिटेल में आप ट्रिगोनोमेट्री करेंगे ना तो बिलीव मी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी किसी और टॉपिक को करने में जो कि ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा सा भी रिलेटेड है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में जहां भी संभव हुआ मैंने उसको पूरे डिटेल में आपको करवाया है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा वो आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, इस तरह से नहीं करना है, बट बिलीव मी वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आप जब देखेंगे थोड़ा सा समझ जाएंगे ना आप, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका यूज़ आगे आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में डिटेलिंग ज़रूरी है, सिर्फ फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जैसा मैंने कहा शुरू कर देंगे, अलजेब्रा चलता रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और अलजेब्रा हम लोग करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम स्ट्रेट लाइंस को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम स्ट्रेट लाइंस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सर्कल की तरफ एंटर करेंगे, जैसे ही हम सर्कल की तरफ एंटर करेंगे, जो कि डेफिनेटली 20-25 दिन के बाद हम सर्कल में एंटर कर जाएंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ कि 3 महीने लगेंगे, ध्यान में आपको रहे, उससे कम समय में भी आप मान के चलिए कि 3 महीने तो मैक्सिमम नहीं लगेंगे, वो मेरा मैक्सिमम एक एस्टिमेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम अभी उनके पास ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसी तरह के बच्चे ज़्यादा होंगे कि जिनके पास ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है, वो जस्ट अभी फ्रेशर्स हैं जो कि 10th अपना मैट्रिक पास करके 11th क्लास में गए हुए हैं। इसीलिए मैं 3 महीने कह रहा हूँ, और बिलीव मी ये कम समय नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए दैट विल बी सफिशिएंट। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, पूरा स्ट्रेट लाइंस, और सर्कल की तरफ एंटर करेंगे, उसी समय हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैलकुलस, ठीक है, जिसको हम डेफिनेटली डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस इधर, और डिफरेंशियल कैलकुलस में वही लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कुछ, फंक्शंस, तो ये सब कुछ करेंगे। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपने देखा कि डेफिनेटली हम जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री शुरू करेंगे तो शुरू करने के 20-25 दिन के बाद हम लगभग स्ट्रेट लाइन खत्म कर चुके होंगे पूरी तरह से, पूरा स्ट्रेट लाइन सब कुछ, और हम सर्कल में एंटर कर जाएंगे। जैसे ही सर्कल पढ़ने के लिए हम एंट्री करेंगे ना, तो उसी समय हम कैलकुलस को शुरू कर देंगे, क्योंकि उस समय तक अलजेब्रा भी हमारा बहुत कुछ खत्म हो गया होगा। मान के चलिए कि बाइनोमियल थ्योरम वगैरह ये सब कुछ खत्म हो गया होगा उस समय तक, लॉगरिदम्स वगैरह ये सारा कुछ खत्म हो गया होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब देखिए, अब मैं अभी फिलहाल आपके लिए अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों टॉपिक कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। तो किसी भी फ्रेम ऑफ टाइम में ना हम लोग एटलीस्ट 2 टॉपिक तो साइमल्टेनियसली करेंगे ही। अगर सप्ताह में 5 क्लास या 4 क्लास ले रहा हूँ तो 2 क्लास किसी टॉपिक पे और 2 क्लास किसी एक टॉपिक पे। अब मान के चलिए कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम कैलकुलस सर्कल में एंटर किया हमने, और जैसा कि मैंने कहा कैलकुलस में हमने एंट्री कर दिया, तो उसके बाद हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और कैलकुलस को साथ लेके चलेंगे। एक दिन कैलकुलस ले लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कुछ कवर कर लेंगे, इस तरह से। ये नहीं कि किसी एक टॉपिक को ही लेके मैं चलता रहूं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर्स, हम तीनों चीज एक तरह से कर रहे हैं ना अभी, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से हम करते जा रहे हैं, राइट। उससे क्या होगा कि आपको आज मान लीजिए आपको मैंने वेक्टर बताया, आज आपने वेक्टर पढ़ा, तो वेक्टर के साथ साथ आपने थोड़ा सा जो पहले का चीज़ आपने कर लिया उसको थोड़ा सा रिवाइज भी आप कर लेंगे उस तरह से। तो 2-3 टॉपिक एक साथ करने से थोड़ा सा आपका रिविजन भी होता जाएगा सब उन सारे टॉपिक्स का। इसलिए तो कैलकुलस हमने शुरू कर दिया उस समय, और डेफिनेटली ये जो 3 टॉपिक्स हैं, खास करके अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और कैलकुलस, ये मान के चलिए कि आपके मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और याद रखिए, जब अलजेब्रा कह रहा हूं तो अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड
डिटरमिनेंट्स इंक्लूड है, ठीक है, अलजेब्रा में ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इंक्लूड है। नंबर थ्योरी भी हम अलजेब्रा में ही कर लेंगे, नंबर थ्योरी एज वेल एज नंबर थ्योरी, इसको भी आप अलजेब्रा का पार्ट ही अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है। नंबर थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांटेड टू चूज प्योर मैथमेटिक्स एज देयर हायर स्टडी। जो भी स्टूडेंट्स वैसे हैं जो कि मैथ्स को ही चुनना चाहते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए, ऊपर के करियर के लिए, जैसे वो चाहते हैं एडमिशन लेना चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, इस तरह के इंस्टीट्यूट में, तो नंबर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वहाँ पे। तो इसको हम करेंगे थोड़ा डिटेल में, इसीलिए अलजेब्रा के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ। कैलकुलस हमने इंट्रोड्यूस किया, और मान के चलिए कि अगर आपका अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री और साथ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपने खत्म कर लिया ना अच्छे से, तो कैलकुलस बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि टफ होता है। उसका कारण भी यही होता है क्योंकि उनका अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आधा अधूरा हुआ होता है, इसीलिए उनको लगता है कि कैलकुलस टफ है। अगर आपका अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ठीक से आपका हुआ है पहले से, तो मान के चलिए कैलकुलस आपको डेफिनेटली वॉक ऑन द पार्क तो नहीं लगेगा, लेकिन कैलकुलस में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए ये तीनों टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अब कैलकुलस है। कैलकुलस में बहुत जगह आपको लाइन का इक्वेशंस के लिए कुछ आ जाएगा करने के लिए, ठीक है, या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कोई इनइक्वालिटी, पर्टिकुलर स्पेशल इनइक्वालिटी आएगा, फंक्शंस में कोई इनइक्वालिटी आ जाएगा, लॉगरिदम का कोई इनइक्वालिटी आ जाएगा, लॉगरिदम से रिलेटेड कोई इंटीग्रेशन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो वहाँ पे अलजेब्रा का नॉलेज आपको मस्ट है। उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री का तो एकदम कैलकुलस में आप देखेंगे कि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री। वेक्टर्स हमने चूंकि कर लिया है ऑलमोस्ट, वेक्टर आपका खत्म है 80%, 20% बचा है, तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। डॉट वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, यही तो बचा हुआ है ना। कितना क्लास लगेगा? 1 या 2 क्लास मैक्सिमम, 2 क्लास मान के चलिए, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। तो वेक्टर्स आपका खत्म। अभी जो वेक्टर आपको जितना पढ़ना है वो खत्म हो जाएगा, तो वेक्टर से आप पहले ही छुटकारा पा चुके होंगे, ये खत्म हो गया इसकी कहानी। ट्रिगोनोमेट्री से अभी आप बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। देखिए जैसे मैंने अपने पेन से छुटकारा पा लिया, तो ट्रिगोनोमेट्री से भी आप क्या होगा, बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा, राइट। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर लिया, वेक्टर खत्म कर लिया, और जैसा कि मैंने कहा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी आप खत्म कर लेंगे, बिलीव मी। अलजेब्रा टाइम टेकिंग मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि अलजेब्रा में बहुत कुछ है, अलजेब्रा में बहुत कुछ है, इसीलिए अलजेब्रा में बीच बीच में हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स को भी घुसा के पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा नंबर थ्योरी अपना एक दूसरा ही फील्ड है, लेकिन इसको मैंने अलजेब्रा में ही इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि नंबर थ्योरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अलजेब्रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि सही में है, और उसका कारण है कि अलजेब्रा बेस है आपका, ये वो लेयर है जिसमें आप घर बना रहे हैं, ये बेस है घर का, ये मजबूत होना ही चाहिए। सो दैट इज वाई you have to do this particular topic of mathematics very carefully। और मान के चलिए कैलकुलस से ज़्यादा टफ है अलजेब्रा, कैलकुलस से ज़्यादा टफ है अलजेब्रा। आप देखेंगे जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा ये आपको आसान लगेगा, और उसका कारण यही होगा क्योंकि पहले से आप अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कर चुके होंगे। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपने स्ट्रेट लाइन तो पूरा कर चुका होगा, उसके बाद आप सर्कल में एंटर कर जाएंगे, आपको स्ट्रेट लाइन का पता चल ही जाएगा, सर्कल के जो बेसिक्स हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। और जहां पैराबोला का जरूरत होगा तो डेफिनेटली सर्कल के बाद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, यही सब तो करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका स्ट्रेट लाइन और सर्कल कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो कम से कम स्ट्रेट लाइन पूरा ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन ख़त्म करेंगे हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे आपको भी आगे जाके अच्छा लगेगा। अब अभी मान लीजिए मैं कैलकुलस शुरू कर दे रहा हूँ, आपको ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि कितना उसमें यूज़ होगा लॉगरिथम का, कितना यूज़ होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, कुछ का जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि कैलकुलस बड़ा टफ है, जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं। और उसका कारण भी यही होता है, उनका अलजेब्रा सही नहीं होता है, वो ट्रिगोनोमेट्री बस फॉर्मूला रट के जाते हैं, कुछ समझते नहीं है कि रिवॉल्विंग लाइन किस तरह से कैसे मूव कर रहा है, क्वाड्रेंट किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साइन को डिक्टेट कर रहा है। तो ये सब कुछ उनको पता होता नहीं है, वो डायरेक्ट फार्मूला को रटते हैं और चल देते हैं बनाने के लिए, इसीलिए उनको लगता है कि कैलकुलस तो बड़ा टफ है। डेफिनेटली कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आपको जो आपके फिजिक्स में तो पूरा कैलकुलस से ही सारा फिजिक्स आपका डिपेंडेंट है ना एक तरह से। आगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस का कितना ज़्यादा यूज़ है बड़े बड़े टॉपिक्स में फिजिक्स के। तो कैलकुलस डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, मान के चलिए फिजिक्स के लिए सबसे बड़ा टूल है कैलकुलस। लेकिन आपको ये भी तो मानना होगा ना कि अगर कैलकुलस सबसे बड़ा टूल हो, अगर सबसे बड़ा टूल है फिजिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स एज अ होल, उसके बिना फिजिक्स को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। यू नो मैथमेटिक्स, ठीक ठाक आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप जाके डेफिनेटली फिजिक्स को अच्छे से कर सकेंगे। तो इसीलिए तो जैसा कि मैंने कहा कैलकुलस टफ लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सही से आपने नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको भी आगे अच्छा लगेगा। अब हमने कैलकुलस, जब हम कैलकुलस में घुस जाएंगे उसके बाद ज़्यादा टॉपिक्स में ध्यान नहीं देंगे। कैलकुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एकदम जिस तरह से अलजेब्रा को हम ट्रीट कर रहे हैं, कैलकुलस को भी हम थोड़ा टाइम देंगे, 3 महीने का मान के चलिए, मे बी कैलकुलस में मैं कह रहा हूँ कि 4 महीना मैक्स। तो कैलकुलस जो है 4 महीना मैक्सिमम मान के चलिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ 4 महीना, ऐसे तो आपको कहीं भी जाइएगा तो 1 साल 1.5 साल ऐसे करके स्कूल्स वगैरह में लिया जाता है या कॉलेज वगैरह में कि ये टॉपिक 1 सेमेस्टर चलेगा, डिफरेंशियल 1 सेमेस्टर चलेगा, इस तरह से। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि 4 महीने मैक्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 4 महीना में आप कर सकते हैं जितना आपका सिलेबस है, ठीक है ना। इसलिए इसको मान के चलिए 4 महीना मैक्स टाइम लगेगा इसमें कैलकुलस में, क्योंकि कैलकुलस में बहुत तरह के क्वेश्चंस है, जैसे कि अलजेब्रा में है उसी तरह कैलकुलस है। और कैलकुलस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने वाला सब्जेक्ट है, ग्राफ को देखने वाला सब्जेक्ट है। इसमें हम कितने सारे फिगर्स हैं उनको हमें समझना होगा, तो इसलिए कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसमें टाइम तो लगेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 4 महीना मैक्स कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ सही से कराना है। तो अब मैं सर्टेन तो हूँ नहीं कि हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ कि उस समय तक और ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मेरे से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको दिक्कत होगी। एक चीज़ को मुझे 2 बार 3 बार समझाना भी पड़ सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम टेकिंग तो लेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने ये सब किया हुआ होगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको सब समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। अब ये तो कैलकुलस हो गया, तो कैलकुलस करेंगे तो दूसरे टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब रिवाइज करते रहेंगे, जेई एडवांस का, ओलंपियाड्स का, इधर उधर का प्रॉब्लम, अच्छे टेक्स्ट का प्रॉब्लम लेके हम बनाते रहेंगे और कैलकुलस को करते रहेंगे। कैलकुलस ठीक ठाक करने के बाद, ठीक ठाक मतलब डिफरेंशियल हमने पूरा कर लिया होगा, इंटीग्रल में हमने इनडेफिनिट डेफिनिट जब हम कर लेंगे, उसके बाद जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो होगा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। अब ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, इसमें बहुत कम समय लगने वाला है हमें, ये ज़्यादा वेक्टर की तरह ही एक टॉपिक है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, क्योंकि हमने वेक्टर करा हुआ है, वेक्टर्स का इसमें यूज़ होने वाला है, तो इस टॉपिक में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री जैसे ही कर लेंगे तो उसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स है, सेट्स एंड रिलेशंस, प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में अलजेब्रा का ही पार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी को हम अलग से डील नहीं करें, प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, सो इसको अलजेब्रा में ही रखते हैं हम। और एक बचेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब सेट्स एंड रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम क्या करेंगे ना कि बीच में ही कभी समय निकाल के, बीच में ही देखिए यहाँ तक 3 डायमेंशनल जियोमेट्री तक तो हम एकदम सीरियल वाइज करेंगे, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कैलकुलस, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। अब ये जो दोनों टॉपिक है, खास करके सेट्स एंड रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और जेई वगैरह का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आते हैं। और सेट्स एंड रिलेशंस अलजेब्रा का भी एक टॉपिक मान सकते हैं और इसको कैलकुलस का भी एक पोर्शन मान सकते हैं। बेसिकली ये अपना एक स्पेशल टॉपिक है अलग। तो सेट्स एंड रिलेशंस को इसी दौरान जब हम ये कर रहे होंगे तो बीच में कभी इन टॉपिक्स को, कैसे हमने वेक्टर को खत्म कर लिया अभी, उसी तरह थोड़ा सा समय निकाल के हम बीच में कभी सेट्स एंड रिलेशंस को कर लेंगे खत्म। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि दिसंबर के अंदर ही कभी इन टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट्स तो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बात हम हर जगह करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इस तरह की चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं। तो सेट्स हम वहाँ पे बीच में कभी समय निकाल के कर लेंगे। और उसी तरह स्टैटिस्टिक्स हम लोग लास्ट में करेंगे, लास्ट के लिए अंत में स्टैटिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह है, फॉर्मूला वगैरह है, हमें याद करना है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तो मान के चलिए कि टोटल 6 से 8 महीने इन सबको करने में लग सकता है। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि कैलकुलस में 4 महीना कहा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 3 महीना कह दिया, अलजेब्रा में उतना, तो सारे सबको मत जोड़िए कि 4 3 7 7 4 11 11 और फिर इस तरह करके, ऐसे नहीं जोड़ना है। क्योंकि याद रहे कि हम लोग दो टॉपिक करके एक साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अभी हमने अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री हम कर रहे हैं, साथ में वेक्टर हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो इसी तरह से सब कुछ करने वाले हैं हम। जब हम कैलकुलस कर रहे होंगे तो उसके साथ हम डेफिनेटली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री थोड़ा सा हमारा बचा हुआ रहेगा, तो उसको भी तो जैसा मैंने कहा इसके साथ ही लेके करेंगे हम, कैलकुलस के साथ में। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हमारा खत्म हो गया होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, कैलकुलस को शुरू करने से पहले हम सर्कल तो कर रहे होंगे ना, तो सर्कल कर रहे होंगे तो कैलकुलस तो उसी समय इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी हमारा साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। अगर एक वीक में 5 या 6 क्लास मैं लूँगा तो 2 क्लास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ले लूँगा और 3 क्लास कैलकुलस का ले लूँगा, इस तरह करके। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ना पेशेंस रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम है, लेकिन किसी टॉपिक को आप सही से एक बार कर लेंगे ना तो आपको आगे किसी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक ही बार तो करना है ना, इतने डीपली हमें इन टॉपिक्स को एक ही बार करना है, बार बार तो करना नहीं है। एक बार हम इनको ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही तो बनाना है। या फिर मान लीजिए आपने इसको ख़त्म कर लिया, हमने इसको इन सारे टॉपिक्स को कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। मान लीजिए आप अचानक से कहेंगे कि इस टॉपिक को हम करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन सबको कर दिया और आप सबने डिसाइड किया कि आज हम चलिए कैलकुलस में, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस में हम आज डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो अचानक से उसी टॉपिक को डायरेक्ट मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता हुआ होगा, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। इसलिए सबसे पहले हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे इसी तरह से। हाँ, डेफिनेटली मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम रहता है, तो उस समय किसी टॉपिक की ज़रूरत हो तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊँगा, आप मेरे से कहिएगा, उस टॉपिक को मैं डेफिनेटली आपके लिए करवाऊँगा। तो ये तो हो गया हमारा प्लानर की किस तरह से हम क्या करने वाले हैं कब। तो मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से मैं 90% कवर करवा दूं अच्छे से, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ये आप गारंटी लेके चलिए, इतना आपको विश्वास रखना होगा। तो उस समय तक मान के चलिए कि ये अच्छे से मैं करवा दूंगा। उसके बाद प्रॉब्लम तो हमें बनाना ही है, प्रॉब्लम बीच बीच में ही हम प्रॉब्लम सेशन करते रहते हैं, तो उसमें जेई का प्रॉब्लम एडवांस सब में या मेन सब का लेके बनाते रहेंगे। अब चलिए
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्लास 11th का अलग से करवाने के लिए, देखिए उन सारे क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ, खास करके वो स्टूडेंट्स जो कि अभी एकदम क्लास 11th में आए हुए हैं 10th पास करके। अब जैसे कि मैं अलजेब्रा करा रहा हूँ ना, तो ध्यान दीजिए, अलजेब्रा में इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको सिर्फ जेईई एडवांस ही देना है। मैं इसको वहाँ से करवा रहा हूँ जहाँ से एक्चुअली में शुरुआत होती है इसकी। तो क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि थ्योरी तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आपको दिक्कत होगी, हो सकता है कि एनसीईआरटी के बुक्स के प्रॉब्लम से, क्योंकि आपको कंसर्न होगा कि उन बुक्स के प्रॉब्लम्स को मैं बताते जाऊं। तो आपके लिए मैं एक नया प्लेलिस्ट उसी में ऐड करूंगा क्लास 11th का, जिसमें कि एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, सॉल्व करवा दूंगा आपको अच्छे से बता के। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी तो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। और ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी में कितना है, थोड़ा सा ही तो है, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं उतना ही पढ़ते हैं। अब अगर आपने 11th में मैथ्स को चुना है, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप आगे मैथ्स को या साइंस को अपना सब्जेक्ट मानने वाले हैं। तो उस केस में आप मैथ्स अच्छे से करना चाहते हैं, और अच्छे से करने के लिए आपको सारा थ्योरीज थ्योरम सब कुछ तो सबका ज्ञान होना जरूरी है ना। इसीलिए ये बिल्कुल स्टार्ट से मैं करवा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊंगा मैं। तो 11th के स्टूडेंट्स आप उतना कंसर्न मत रखिए कि आपको मैं वो चीज़ करवाऊंगा जो आपके ऊपर का है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही चीज़ करवाऊंगा जो 11th में तो होगा ही, आपके ऊपर जब आप जेईई एडवांस का या इन सब एंट्रेंसेस को देना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, CMI निकालना चाहते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी करके तो नहीं निकलेगा, आपको कुछ और भी करना होगा। तो मैं इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपका ये साथ में सब कुछ कवर होता जाए, कुछ बचे नहीं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स है वो करवाता जाऊंगा। एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी ऐड करूंगा उसको, और उसमें एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज में बनवाता जाऊंगा। तो आई होप 11th क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेरे से करिए, मैं वहाँ पे मैं डेफिनेटली उसको आपको रिप्लाई करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए मेरे साथ, डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाइए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे शेयर करिए। कुछ 10 12 15 50 जो भी बच्चे होंगे उनको ऐसा कंसर्न होगा कि उस टॉपिक में दिक्कत है, मैं उस टॉपिक को आपके लिए स्पेशली करवा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। 11th के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस तरह से करेंगे ना। अब देखिए 11th के स्टूडेंट्स को यहाँ भारत में क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि 10th तक उनको लगभग कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेशन का साइन तक उनको नहीं पता होता है कि आखिर में ये है क्या, इस तरह से साइन ये क्या है भाई, आगे किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, और इसीलिए दिक्कत होती है जब 10 से 11th में जब उनका ट्रांजिशन होता है ना, तो अचानक से सब कुछ नया हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड द डिफिकल्टी दैट दे हैव बीन फेसिंग। उसीलिए उनको वो दिक्कत होती है, क्योंकि उनको कुछ बेसिक चीज़ें जो 10th तक इंट्रोड्यूस कराना चाहिए वो यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसीलिए उनको आगे जाके उस ट्रांजिशन फेज में, जैसे ही ट्रांजिशन होता है 10 से 11th में, तो अचानक से सब कुछ नया हो जाता है और उन्हें दिक्कत होती है। एक चीज़ आप गौर करिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 11th में भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने देखा है, ये इस तरह से होना चाहिए, सही है। क्यों? बिकॉज you have already introduced that particular topic before starting that in your class 11th। क्लास 11th में जैसे ही उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही आप उस टॉपिक को एक्चुअली एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, इसीलिए वो टॉपिक आपको ज़्यादा टफ नहीं लगता है। और यही कारण है। तो जो भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी ये सारे टॉपिक्स है उसको मैं बिल्कुल शुरू से करवाऊंगा। आपके सामने एक उदाहरण है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारा कुछ आपको आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल स्टार्ट से करवाया है मैंने। और अभी मैंने
पूरा प्रोग्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि अभी सीक्वेंस एंड सीरीज बचा हुआ है हमारा। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने क्यों अभी रोक के रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बाइनोमियल थ्योरम खत्म कर लें, हम लॉगरिदमिक सीरीज खत्म कर लें, लॉगरिदम खत्म कर लें, तो हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, मान के ये मत चलिए, अच्छा टॉपिक है। प्रॉब्लम भी जो एडवांस में प्रॉब्लम आएंगे उसी से आएंगे। एपीजीपी तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो बच्चे नए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, तो उस तरह से मैं करवा रहा हूं। तो 11th के स्टूडेंट्स आप बिल्कुल टेंशन चिंता मत करिए, आप जो मैं करवा रहा हूं करते जाइए थ्योरी वाइज। हाँ, एनसीईआरटी को आपको डेफिनेटली पहला प्रेफरेंस देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए एग्जाम को पास करना। क्योंकि जब आप बोर्ड का एग्जाम पास करेंगे तभी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो डेफिनेटली मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बताऊंगा। एनसीईआरटी में कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक होगा जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ होगा या मैंने गलती से छोड़ दिया होगा, मैं एनसीईआरटी डेली देखूंगा, कुछ भी ऐसा छूटा मैं आपको उस टॉपिक को बताऊंगा, स्पेशली बताऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा, आपको कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे या डिस्कॉर्ड पे जुड़िए और वहाँ पे आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर नेसेसरी वैसी हुई तो मैं यहाँ पे आपके लिए ओपन कोर मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे उसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो सारा सिलेबस आपका कवर होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हार्डली 1 ईयर। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, 3-4 महीने इस चैनल को मुझे खोले हुए हैं, तो और अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं जुड़े हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स जैसे ही फ्यूचर में थोड़ा ज़्यादा जुड़ेंगे तो मैं लाइव क्लासेस के लिए कोशिश करूँगा कि लाइव क्लासेस करवाऊँ, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस के लिए मेरे पास उतना इक्विपमेंट भी नहीं है और अभी मैं उतना इक्विपमेंट ले भी नहीं सकता हूँ डेफिनेटली। तो इसीलिए मैं अभी लाइव क्लास नहीं करवा सकता हूँ। आगे फ्यूचर में प्लान है लाइव क्लास का, देखते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है कितनी जल्दी आगे बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करेंगे। लेकिन वो सब कुछ बाद में, यहाँ पे आपका सिलेबस सारा कुछ कवर होगा, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से आपको निकाल देना है। और 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि आपके एकदम आपसे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही पढ़ना है। यहाँ पे जो हो रहा है वो बिल्कुल रूट से लेके ऊपर तक हो रहा है। ठीक है, 11th क्लास में जहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है ना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप एनसीईआरटी में मुझे बताइए, 11th में जो भी होंगे एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ के क्या आप जेईई एडवांस निकाल लेंगे? इतने लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी एकदम कर लो सब कुछ निकल जाएगा, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई कहता है कि मैंने तो एनसीईआरटी ही पढ़ के सब कुछ निकाल लिया हो, तो वो झूठ बोलता है आपसे। एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कि a number of the form a plus ib is called a complex number, where a is the real part of complex number and ib is the imaginary part। हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। उसके बाद मॉड्यूलस निकाल देंगे कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, इतना ही है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा सा बता देंगे, हो गया। ऐसा नहीं है, इतना ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको डेवलप किया गया था एक तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जब डेवलप हुआ तो सबको पता चला कि अरे ये तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई मामूली टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी में 2 पेज 4 पेज में 4 पन्ने में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किया गया है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ खिलवाड़ किया गया, दैट्स इट। और अगर आप एनसीईआरटी वाले आपको ये कहेंगे कि नहीं बच्चों को इतना ही कम प्रेशर डालना है, अगर कम प्रेशर डालना ही है तो फिर जेईई एडवांस में इतने टफ क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, है ना? तो ये सब कुछ इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। डेफिनेटली एनसीईआरटी आपको करना है, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम डेफिनेटली निकालना है। नहीं निकालेंगे तो फिर आप आगे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसलिए मैं एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम करवाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। नया प्लेलिस्ट इसमें ऐड होगा, उस प्लेलिस्ट में हम एनसीईआरटी का
सारा कुछ करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा कि किस दिन मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करवाऊंगा। बस इतना ही कंसर्न है 11th के स्टूडेंट्स को, उनके लिए बस एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ज़रूरी है। और बाकी थ्योरी तो आप, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जितना डिटेल में मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा छूटेगा आपसे। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है पहली बार समझ में नहीं आए, तो इट इज़ अप टू यू टू आस्क मी। आपको वो पूछना है मेरे से। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा या मैं उसको दोबारा नहीं बताऊँगा, तब ये वो मेरा दोष होगा। अदरवाइज़ अगर मैं बता रहा हूँ बार बार पूछने में, तो आपको पूछना चाहिए ना। आप कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, उसको पूछिए। अब वेक्टर्स में मैंने पढ़ाया, कुछ भी नहीं समझ में, आप कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम चैनल पे लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैं नहीं समझाऊँ, कोशिश करूँगा उसको समझाने की। ठीक है, तो इस तरह से हम करने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। अगर मेरे कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि छूटा है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेन टॉपिक्स जो करने चाहिए वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, सेट्स एंड रिलेशंस हो ही गया। जैसा कि मैंने कहा, सेट्स एंड रिलेशंस बीच में ही कभी हम, जैसे कि वेक्टर ख़त्म किया, इसको भी ख़त्म कर लेंगे। चलिए, और बीच बीच में मैं बुक्स के बारे में बताता रहूँगा। एक दिन हम डिस्कस करेंगे कि आपको हॉलैंड नाइट जो हायर अलजेब्रा का बुक है किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मैंने अलजेब्रा में बहुत सारे बुक्स बताए हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे बुक्स बताए ज़रूर है, लेकिन उनमें से मैंने क्या कहा है आपको कि हायर अलजेब्रा आपका एक मेन बुक रखना है, जिसको आपको रीडिंग करना है, जिसको आपको सीरियसली पढ़ना है, पूरा ख़त्म करना है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं करना है, उसके बारे में मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक अभी अलजेब्रा में करवा दिया है, एटलीस्ट वो तो आपको पूरा उसमें से रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी जैसे कैलकुलस में कौन सा बुक आपको करना है, वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स हैं, इनके जो बुक्स हैं, इंडिया में इनके अच्छे बुक्स नहीं हैं, और ये रियलिटी है। फिलहाल इंडिया में इन टॉपिक्स के अच्छे किताब नहीं लिखे जा रहे हैं, नहीं लिखे जाते हैं। पिछले आपको 50 साल में नहीं याद होगा कि कोई अच्छी किताब साइंस में या मैथमेटिक्स में यहाँ पे लिखी गई हो। हाँ, कुछ किताबें हैं, उनके बारे में आपको जो अच्छी है उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन अब कैलकुलस है, कैलकुलस में कोई अच्छी किताब यहाँ पे नहीं लिखी गई है अभी तक। ठीक है, खाली टफ प्रॉब्लम वाला बुक लिखने से नहीं होता है। और वो प्रॉब्लम में भी जो यहाँ पे यहाँ के बुक्स में जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं ना, वो लगभग ज़्यादातर जो वेस्ट के राइटर्स होते हैं उन्हीं के बुक से लेके छापा हुआ होता है, और ये रियलिटी है। ठीक है, तो मैं बुक्स के बारे में आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, और मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बताऊँगा आपको, ज़्यादा बुक्स बिल्कुल नहीं बताऊँगा। हर टॉपिक में एक ही किताब, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में आपको कह दिया कि ऐसे लोनी के अलावा कुछ देखना नहीं है, सफिशिएंट। उसके बाद आप जेईई एडवांस जो भी एग्ज़ाम देना है, जो भी एंट्रेंस आपको देना है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते रहिए, दैट्स इट। बाकी ट्रिगोनोमेट्री में आपको कुछ भी, कोई किताब नहीं देखना है, कोई भी नहीं। उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोनी अभी से ही लेके रख लीजिए, दूसरा कोई किताब हम देखेंगे ही नहीं। इस बुक से हम थ्योरी को पढ़ेंगे, इससे प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अच्छे, उसको हम बनाएंगे, दैट्स इट। तो इसमें भी मैं नहीं कहूँगा कि आप 50 को बुक लेके ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, नहीं। अलजेब्रा में कारण था क्योंकि अलजेब्रा में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने ज़्यादातर बुक्स आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए कहा है कि इन बुक्स का प्रॉब्लम। और वैसे भी मैं प्रॉब्लम्स ज़्यादातर, जो अभी तो मैं थ्योरम करवा रहा हूँ तो थोड़ा मैं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे जब मैं प्रॉब्लम करवाना शुरू करूँगा ना, तो मैं काफ़ी बुक से प्रॉब्लम सेलेक्ट करके ले आऊँगा, और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस बुक का, ये कौन से चैप्टर का कौन सा प्रॉब्लम है, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसी तरह कैलकुलस का है, इसमें मैं बताऊँगा कि एक ही किताब बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशंस में तो अब जैसे हेल्महोल्ट्ज़, पॉल आर हेल्महोल्ट्ज़ का जो बुक है सेट्स एंड रिलेशंस का, उतना आपको पढ़ना नहीं है, तो अब वो मैं आपको कैसे बता दूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई बहुत
कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा ऐसा है जिसको मन है सेट्स एंड रिलेशंस अच्छे से पढ़ने का, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आप हेल्मस की किताब अच्छी है रीडिंग करने के लिए। लेकिन मैं सबको नहीं सजेशन करूंगा। तो जिस टॉपिक में नहीं करना होगा, जिस टॉपिक में बस आपको जितना मैं करवाऊंगा उतना सफिशिएंट होना चाहिए, उसके लिए मैं किताब बताऊंगा ही नहीं कोई। बाकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं जब भी किताब बताऊंगा तो एक किताब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं बुक्स बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, इसीलिए। सो आई होप आपका जो कन्फ्यूजन जो भी है दूर हो गया होगा। और हाँ, बीच में किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई टॉपिक आपको करना हो, तो डेफिनेटली उसको मैं करवाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपके लिए डेफिनेटली करवाऊंगा। लेकिन ये हमारा प्लानर है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सिस्टमैटिक प्लान है। दिस इज आवर सिस्टमैटिक काइंड ऑफ प्लान अकॉर्डिंग टू विच वी विल गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो और ये आपको ठीक लगा हो। जो भी है विश्वास करिए, इस तरह से करने से आपको फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरह से मैंने सोचा है कि इस तरह से मैं आपको करवाऊंगा। सो दैट्स इट। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स आप चिंता मत करिए, NCERT में कंप्लीट करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो जो भी 11th या 12th में उन दोनों के लिए कह रहा हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थियोरेटिकल पार्ट फिर से कह दूँ, आप जो 11th एंड 12th में है खास करके उनके लिए, अब देखिए थियोरेटिकल पार्ट तो सब में यही है, आप में थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन आपको आगे जाके वो भी तो देना है ना, तो थोड़ा कम के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो और मैं कुछ भी स्टार्ट करूँगा तो वो एकदम बेसिक से होगा, और इसका उदाहरण है आपके पास। जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं अभी तक सबको जाके देखिए, मैं बिल्कुल शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, उसको प्रूफ करते 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 मैं उसको आगे तक लेके गया हूँ, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। NCERT का जहाँ तक सवाल है मैं उसे करवा दूँगा। चलिए, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सब मेरे से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्कॉर्ड से जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक यू।